जैसे मेरे पहली बार नीट के मॉक टेस्ट में मेरे 600 से ऊपर नंबर आए थे और डेफिनेटली ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ये मैंने खुद यूज किया था और इस अप्रोच को यूज करो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो मैंने इसी मेथड को यूज किया था, मतलब कि मैं क्वेश्चंस को गलत करने की जगह मैं फॉर एग्जांपल अगर कि कोई एक बच्चे जिसके 400 या 500 नंबर आ रहे हैं और वो चाहता है कि मेरे नंबर 550 तक बढ़ जाए, तो अगर हम 720 में 550 को 100 चैलेंज जो है वो शुरू हो चुका है, तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और नए टाइप ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं हर डेली बेसिस पे नए टाइप ऑफ क्वेश्चन डालता रहता हूं। तब तक के लिए सो आज की वीडियो पूरी की पूरी इस चीज के ऊपर डेडिकेटेड रहेगी कि अगर तुम्हारे मार्क्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे स्टक हो चुके हैं तो किस तरह से तुम्हें नंबर को इंक्रीज करने हैं और साथ ही साथ में तुम्हें किस तरह से कॉन्फिडेंस लाना है सो दैट तुम्हें हर एक टेस्ट के बीच में मार्क्स इंक्रीज हो सके। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें अपने खुद के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो कि मैंने करे थे, जिसकी वजह से मेरे जो मार्क्स थे वो 400 से 705 तक पहुंच चुके थे। So hello everyone, my name is Ayusha and I am a second year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश, that is AIIMS ऋषिकेश। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो मार्क्स है वो एक नंबर पे स्टक हो चुके हैं और कितनी भी हम मेहनत कर लिए, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, हमने बहुत सारे टेस्ट दे दिए, हमने एनालिसिस कर लिया, हमने हर कुछ कर चुके हैं, बट स्टिल नंबर बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो हर एक बच्चा करता है ड्यूरिंग देयर नीट प्रिपरेशन वो है एनालिसिस। अभी रिसेंटली मैंने एक टेस्ट लिया था, मेरा पहला मेजर टेस्ट है जिसमें 50 प्लस बच्चों ने उस टेस्ट को दिया था और मैंने हर बच्चे को ये बोला था कि अपने पेपर की एनालिसिस करके मुझे भेजना, और मुझे बता के बहुत दुख हो रहा है कि बस 5 से 6 बच्चों ने मुझे पेपर की एनालिसिस करके भेजी। मतलब ये है कि मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर रहे हैं, वो टेस्ट तो दे रहे हैं, अपने नंबर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वो पेपर को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जब तक तुम पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे वीक एरियाज कौन से हैं और तुम्हें कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है। और अगर तुम कहीं पे इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो दो चीज होगी, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर तुम्हारे नंबर वही रह जाएंगे या फिर तुम कुछ नई गलतियां करोगे जिसकी वजह से नंबर तुम्हारे और डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब कि तुम्हें पेपर की एनालिसिस करनी है। अब मैं तुम्हें स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगा कि तुम्हें पेपर को एनालिसिस कैसे करनी है। जैसे ही तुमको एक पेपर दे दो, तुम्हें 1 घंटे का रेस्ट लेना है और जैसे ही तुम 1 घंटे का रेस्ट ले लो फिर तुम्हें शुरू करना है, तुम्हें अपना टेस्ट की एनालिसिस शुरू करना। मतलब सबसे पहले तुम्हें ओएमआर चेक कर लेना है और फिर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत गए। अब तुम्हें 3 चीजें होगी तुम्हारे पेपर से पता चलेगी। पहली चीज तुम्हारे कौन से क्वेश्चन सही है, दूसरी कौन से इनकरेक्ट है, तीसरी जो है अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। अब जो करेक्ट क्वेश्चन है उसमें 2 चीजें हो सकती है, या फिर तुमने क्वेश्चन खुद किया है, दूसरी चीज हो सकती है कि तुमने तुक्का मारा है उस क्वेश्चन पे। जो तुमने खुद किया है मतलब कि तुम्हें चीजें आती थी, तुमने उसे कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सोल्व करके क्वेश्चन पढ़ के कैलकुलेट करके तुमने पूरा आंसर निकाला। मतलब कि तुमने इसे प्योर अपना दिमाग यूज किया जो तुमने पढ़ रखा था। अगर तुमने उस क्वेश्चन में तुक्का मारा है तो डेफिनेटली तुम्हें उस क्वेश्चन को री एनालिसिस और री अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ताकि अगर वो क्वेश्चन फ्यूचर में दोबारा आ जाए तुम अपना खुद का दिमाग यूज करके सोल्व कर सको। दूसरी चीज आती है कि अगर वो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, उसमें दो या 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि तुम्हारे पास टाइम का इशू था। अब देखो टाइम के इशू के लिए मैं हर बच्चे को यही एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें टाइम के इशू को सोल्व करने के लिए तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम देना है। जैसे तुम्हें बायो में कितना टाइम देना है, तुम्हें फिजिक्स में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता है तो उसे तुम्हें कितना टाइम देना है। या दूसरी चीज आती है कि अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ा है, मतलब कि तुम्हारा सिलेबस, मतलब कि वो सिलेबस तुमने इनकम्प्लीट कर रखा है, तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। और अगली चीज कि तुम्हें क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब तुमने सिलेबस भी पूरा कर रखा है, तुमने ट्राई भी किया, तुम्हारे पास टाइम भी था, बट स्टिल तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये चीज हो सकती है। मैं ये कहता हूँ जो भी तुमने अनअटेम्प्ट क्वेश्चन रखे हैं, इन क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिखो और लिखो कि रीजन क्या है, कि तुम्हारे पास टाइम का इशू था, तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं था, या फिर तुम्हें वो आता नहीं था। और इसी तरह के सेम 10 से 15 क्वेश्चन कर लो, सो दैट अगर ये नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक गाइडेंस मिल जाए कि तुम्हें किस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब देखो सबसे बड़ी चीज आती है कि कोई भी क्वेश्चन को तुमने अनअटेम्प्ट किया और करेक्ट किया, ये चीज अलग होती है, बट जो क्वेश्चन जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता है वो है इनकरेक्ट क्वेश्चन। देखो इनकरेक्ट क्वेश्चन ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें इंप्रूवमेंट में हेल्प करेंगे, और सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो तुम्हें इसी क्वेश्चन पे करना होता है। अब कोई भी क्वेश्चन तुमने इनकरेक्ट किया, अब से कुछ अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पहली चीज हो सकता है कि तुमने कोई सिली मिस्टेक कर रखी है, दूसरा हो सकता है कि तुमने कैलकुलेशन में गलती कर रखी है, तीसरा हो सकता है कि तुम्हारे कंसेप्ट वीक थे, गलती से गलत कंसेप्ट लगा दिया और क्वेश्चन गलत हो गया। तुम्हें क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझ नहीं आई कि क्वेश्चन इतना ज्यादा बड़ा था कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। अब एक एक करके मैं तुम्हें सब चीज बताऊंगा कि तुम्हें कैसे करना है। देखो
सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन को तुम्हें कैसे इंप्रूव करनी है। देखो सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन के लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ कि तुम्हें जो भी क्वेश्चन तुमने सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन के कारण गलत किया उसे किसी एक कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिखने के बाद तुम्हें उसे रेगुलर बेसिस पे तुम्हें उसको रिवाइज करना है और इसके साथ साथ अपने एक स्टडी टेबल पे स्टिकी नोट्स लगा दो सो दैट तुम्हें उस चीज को तुम बार बार रिवाइज कर सको कि सिली मिस्टेक नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कुछ शीट्स है, जैसे जैसे मेरे पास एक शीट थी, तुम्हें अगर दिख रहा होगा इस शीट में लिखा, इसकी मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, इसमें लिखा हुआ है कि सिली मिस्टेक मत कर ब्रो। मतलब कि ये था कि मैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं वो सिली मिस्टेक के कारण होते हैं। अगर इसे मैं अपनी शीट पे लगा लूंगा या स्टडी टेबल पे लगाऊंगा तो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये दिमाग चलते रहेगा कि भाई सिली मिस्टेक नहीं करनी है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ इसके वजह से, इस पेपर की वजह से सिली मिस्टेक मेरा 80 to 90% सिली मिस्टेक्स मेरे कम हो गए थे विद इन 15 डेज। इसके अलावा अगर तुम मान लो कोई कैलकुलेशन गलती कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक शीट बनाई थी, वो ये थी क्योंकि मेरे फिजिक्स में कैलकुलेटिव मिस्टेक में बहुत ज्यादा करता था। तो ये थी जो मैंने बनाई थी कि 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए पर क्वेश्चन को सही से और कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। तो ये शीट को जब तुम ऐसे स्टडी टेबल पर लगाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें ही हेल्प मिलेगी। कंसेप्ट वाली गलती में एक सिंपल सी चीज ये होती है कि तुम्हें उन क्वेश्चंस को ना किसी एक पर्टिकुलर मिस्टेक नोटबुक में लिख लेनी है और जैसे ही तुम लिख लो उसके बाद तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चंस करने हैं सेम कंसेप्ट के, सो दैट तुम्हारा वो जो वीक कंसेप्ट था वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए और अगर सेम क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में भी आ जाए तो उसे आराम से सोल्व कर सको। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर तुम्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, देखो लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम के लिए मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे कभी कभी कुछ वर्ड जो होते हैं वो समझ नहीं आते थे। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ता था। लाइक हो सकता है कि तुम क्वेश्चंस को ब्रेक कर दो, उसमें जो हाईलाइटिंग पार्ट्स है उसे हाईलाइट कर लो सो दैट तुम्हें एक क्लियरिटी मिल सके कि भाई क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो टू इंप्रूव योर मार्क्स। अब देखो अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि तुम ये सब चीजें कर भी रहे हो बट स्टिल तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ पाते। तो इसके लिए मैं क्या करता था, गिल्ड मेथड यूज करता था। गिल्ड मेथड क्या होता था, जैसे मान लो मैंने कोई गलती है, सिली मिस्टेक है, वो मैंने पहली बार करी, दूसरी बार करी, फिर तीसरी बार भी कर ली, तो मैं कहता हमेशा अपने आप को गिल्ड फील कराता था। कैसे, जैसे मैं बोलता था यार तू एक नंबर का ना सी है कि तू एक ही गलती बार बार कर रहा है, एक बार होती है, दो बार होती है, पर तीसरी बार गलती कौन करता है। तो तुम चाहो तो इस तरह के टेक्निक को यूज कर सकते हो, अपने आप को बोलो कि भाई ये गलती तू कैसे कर सकता है, बार बार कैसे कर रहा है। तो ये गिल्ट मेथड को तुम यूज कर सकते हो टू इंप्रूव योर मार्क्स। अब दूसरा मेथड जो मैंने यूज किया था वो था रिवाइज योर ओल्ड टेस्ट। देखो अब जैसे कोई एक नया टेस्ट आता था ना, उससे 1 या 2 दिन पहले मैं पुराना पेपर था उसको मैं उठाता था और मैं देखता था कि भाई उसको मैं देखता था आराम से कि मैंने क्या क्या गलती कर रखी है, उसको मैं रिवाइज करता था। यूजुअली मैं क्या करता था, हर एक टेस्ट को 10 से 15 मिनट लगाता था ताकि उसको मैं रिवाइज कर सकूं। मतलब कि हर दिन मैं हर एक टेस्ट को 10 से 15 मिनट लगाता था ताकि मैं उसको रिवाइज कर सकूं। और इसकी वजह से मेरे हमेशा दिमाग में ये चीज रहती थी कि जो गलती मैंने पहले करी है वो दोबारा रिपीट ना हो। तीसरा मेथड जो मैंने यूज किया था वो था ड्रास्टिक चेंज और रिवॉर्ड मेथड। देखो हमारा जो दिमाग है ना वो रिवॉर्ड मेथड पे काम करता है। जैसे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं ना तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। लाइक मुझे याद है कि जब मैं अपनी नीट की प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने कम से कम 4 या 5 महीने तक फास्ट फूड खाना छोड़ दिया था। तो अब क्या होता है, जैसे मेरे नंबर इंक्रीज होते थे तो मैं क्या करता था, फास्ट फूड खा लेता था। तो समय लाइक मेरे ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलता था कि भाई तूने एक अच्छा काम किया, अब अपने आप को रिवॉर्ड दे सकता है। इसके अलावा मैंने अगली चीज बोली वो था ड्रास्टिक चेंज। देखो हर एक नीट एस्पिरेंट ये सोचता है कि अगर मेरे पहले मार्क्स में 400 नंबर आए तो अगले टेस्ट में कैसे भी करके मैं 500-600 नंबर लेके आऊंगा। देखो दिस इज टोटली इनकरेक्ट। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे एक टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट में जब तुम जंप करोगे तो तुम्हारे 200 से 300 नंबर नहीं बढ़ सकते हैं। दिस इज रियल ट्रूथ। जो भी बच्चा कहता है कि मेरे हर एक टेस्ट में 200 नंबर बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता था कि मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं नेक्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स 25 से 30 बढ़ जाए, बस मैं इतना अप्रोच रखता था। और इसी 30 से 25 नंबर इंक्रीज करते करते मैं 400 से 705 तक पहुंच पाया। और दिस इज अ रियलिटी। तुम्हें ये धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब फोर्थ तरीका जो मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, जो कि मैंने खुद अप्रोच किया था जिससे मेरे मार्क्स 400 से 705 तक पहुंचे थे, वो थे डिक्रीजिंग नेगेटिव मार्क्स। अब देखो मैं इसे तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये मैंने तरीका अपनाया कैसे था। अब तुम्हें नेगेटिव मार्किंग कैसे डिक्रीज करनी है। देखो अब मैं क्या करता था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जिसके मान लेते हैं टेस्ट में 300 नंबर आ रहे हैं और वो चाहता है कि मेरे नंबर 300 से 400 हो जाए, तो उसको क्या करना है। देखो अगर मैं 720 में से 400 माइनस करूंगा तो वो आएगा 320, और अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 80। मतलब कि अगर तुम 80 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करके आ जाओ तो तुम्हारे डेफिनेटली 400 नंबर आ जाएंगे। तो मैंने इसी मेथड को यूज किया था। मतलब कि मैं क्वेश्चंस को गलत करने की जगह मैं उसे छोड़ के आता था। देखो जैसे तुम क्वेश्चन छोड़ के आते हो तुम्हारे 4 नंबर करते हैं, लेकिन अगर तुम उसे
से गलत करके आते हो तो तुम मेरे 5 नंबर कटते हैं। तो इट इज बेटर कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो जो तुम्हें नहीं आता rather than solving it। फॉर एग्जाम्पल अगर कि कोई एक बच्चे जिसके 400 या 500 नंबर आ रहे हैं और वो चाहता है कि मेरे नंबर 550 तक बढ़ जाए, तो अगर हम 720 में 550 को माइनस करेंगे तो तुम्हारे नंबर बनते हैं 170। और 170 मार्क्स कटाने के लिए तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 42 क्वेश्चन तुम छोड़ के आओगे, तुम्हारे डेफिनेटली 550 नंबर तक आ जाएंगे। तो और तुम मानोगे नहीं, मैंने सेम मेथड यूज किया था जिसकी वजह से मेरे नंबर जो थे वो पहली बार 600 नंबर मेरे आए थे। लाइक 600 नंबर लाने के लिए तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन छोड़ के आने होते हैं, और मैंने क्वेश्चन और पेपर में मैंने 25 क्वेश्चन छोड़ के आया था, जिसकी वजह से मेरे पहली बार नीट के मॉक टेस्ट में मेरे 600 से ऊपर नंबर आए थे। और डेफिनेटली ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ये मैंने खुद यूज किया था, और इस अप्रोच को यूज करो, डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। और यही अप्रोच मैक्सिमम बच्चों को मैं बोलता हूं तुम्हारे अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। और तुम मानोगे नहीं कि मेरे पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया हमारे मार्क्स अब इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन मेथड को यूज करो, डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि एक छोटा सा कोड जो मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा रखा था ताकि मैं किसी भी एक टेस्ट के बाद लापरवाही ना करूं, उसे एनालिसिस करूं, वो ये था कि इफ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू जस्ट वेस्ट योर टेस्ट, सो डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। तो मतलब कि तुम्हें हर एक टेस्ट के बाद उस पेपर की एनालिसिस और सारी चीजें करनी है सो दैट तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो सके। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना। और 100 डे चैलेंज जो है वो शुरू हो चुका है, तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और नए टाइप ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं हर डेली बेसिस पे नए टाइप ऑफ क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।